क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसके इंप्लीमेंटेशन में ऐसे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? सुना तो आपने होगा। आइए आज इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं रीच यूपीएससी पर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपका वो वीडियो मिस ना हो पाए। कॉन्टेम्पररी इश्यूज हम यहां पे एनालाइज करते हैं। वी डिस्कस थिंग्स दैट मैटर फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस, स्पेशली द यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो जब बात होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, हर बार आप देखेंगे कि इलेक्शंस राउंड द कॉर्नर होते हैं, चुनाव आ रहे होते हैं, यूसीसी पे डिस्कशन शुरू हो जाता है। इस बार यूसीसी का डिस्कशन चुनाव की वजह से शुरू नहीं हुआ, लेकिन यूसीसी का डिस्कशन शुरू हुआ है क्योंकि यूसीसी एक्चुअली एक राज्य ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही समझे आप, उत्तराखंड है उस राज्य का नाम, एंड इट हैज ऑलरेडी पास्ड द यूसीसी बिल in 2024 after the new government took power, और उसके अगले दिन कुछ ऐसी हेडलाइंस सुर्खियों में बनी हुई थी। हाउ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपैक्ट्स वेरियस रिलीजन्स, अलग अलग जो धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, उन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तराखंड असेंबली क्रिएट्स हिस्ट्री बाय पासिंग यूसीसी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं देखा गया है। इनफैक्ट ये चीज कही जाती थी कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हो सके। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखिए, धार्मिक आधार पे क्या होता है, कुछ कुछ धर्म के लोग अपना खुद का जो बनाया हुआ कानून है या कई अरसे से चला आ रहा है, उस चीज को फॉलो करना प्रेफर करते हैं और कर रहे होंगे पहले भी। इसमें स्पेसिफिकली सबसे ऊपर फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम पर्सनल लॉज आते हैं, जैसे कि कुरान और शरिया के जो लॉज है, शरिया लॉ कहा जाता है, जो कि इंस्पायर्ड है होली बुक से, और उस लॉ को फॉलो करना प्रेफर किया जाता है। लेकिन जब संविधान बनाया जाता है या संविधान किसी भी देश का आता है, तो उसके अनुसार आप अपने पर्सनल लॉस फॉलो नहीं कर सकते। आपको जो नेशन का लॉ है, जो पूरी कंट्री का लॉ है, हर मामले में वही फॉलो करना चाहिए। नहीं तो आप खुद सोच के देखिए इसका क्या इंपैक्ट होगा। द इंपैक्ट वुड बी हाईली नेगेटिव कि सब लोग अपने अपने पर्सनल लॉज फॉलो करने लगेंगे, तो स्टैंडर्ड बनाए हुए जो कानून अनुसार लॉज हैं वो कौन फॉलो करेगा? जो जुडिशरी ने बनाए हैं, जो लॉज पार्लियामेंट में पास हुए हैं, और उनको एनफोर्स पुलिस या अथॉरिटीज करते हैं। तो यूसीसी रिप्लेसेस द पर्सनल लॉज व्हिच आर फॉलोड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन होली बुक्स और एनी काइंड ऑफ ओल्ड कस्टम्स, जो पुरानी प्रथा चली आ रही है। अब ये सारे जो कानून हैं, ये किस चीज को लेकर पर्टेन करते हैं, किस चीज को लेकर इंप्लीमेंट करते हैं? ये है मैरिज को लेकर, डिवोर्स को लेकर, इनहेरिटेंस कि आपकी क्या इनहेरिटेंस रहेगी, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, आप उसको कैसे अडॉप्ट करोगे, कितने लोगों के नाम होगा, ये चीजें हैं। मेंटेनेंस किस तरीके से दी जाएगी आफ्टर डिवोर्स, जिसको हम लोग what we also call as what we also call as post divorce maintenance या alimony जैसे कहा जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें कैसे ये डिटरमिन करी जाएंगी, इस पे सवाल उठाया जाता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुसार जो कानून बनाया गया है, स्पेसिफिकली मैरिज लॉज या डिवोर्स लॉज या इनहेरिटेंस लॉज या जितने भी पीनल कोड्स या पीनल एक्ट्स बनाए गए हैं, उनके अनुसार आपको और हमें और इस देश के हर एक नागरिक को चलना है। लेकिन यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्टेटस भारत में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्टेटस भारत में यह है कि वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि आर्टिकल 44 में आता है भारतीय संविधान के। अब पॉइंट यह है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होता। ये चीज यदि आप इंप्लीमेंट करें तो अच्छा है, ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हर बार चर्चा होती है और उस पे चर्चा ऐसे ही रह जाती है। अब सवाल यह है कि अभी तक यूसीसी पे हुआ क्या है? तो यूसीसी पे जैसे आर्टिकल 44 के तहत यह चीज नेशन वाइड इंप्लीमेंट नहीं हुई है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया था 1954 में। इसके अनुसार जो सेक्युलर लॉ है मैरिजेस का, सेक्युलर का मतलब है जो हर धर्म के लोगों पे अप्लाई करता है, वो इस कानून अनुसार चलेगा, स्पेशल मैरिजेस एक्ट अनुसार चलेगा, ये चीज बताई गई थी।
आपको ये जानकर हैरानी होगी, गोवा और पुडुचेरी, गोवा एक स्टेट है और पुडुचेरी एक यूटी है, इनमें यूसीसी ऑलरेडी एप्लीकेबल है। और हाल ही में उत्तराखंड जैसे राज्य ने यूसीसी बिल इंट्रोड्यूस करके यह बताया है कि यूसीसी एक्चुअली में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि यूसीसी फॉर द एंटायर कंट्री, क्या ये एक सपना है या हकीकत में बदल सकता है? सो व्हाट आर द की चेंजेस इन द उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड? उत्तराखंड के लेंस से इस चीज को देखना जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है, या उत्तराखंड में किया गया है तो उसका भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले है कि हम इसकी सेक्युलरिज्म, जो कि रिलीजन के बेसिस पे है, उस चीज पर नजर डालेंगे। इसका इंपैक्ट मुस्लिम कम्युनिटी पे क्या होगा। मुस्लिम कम्युनिटी जो कि पर्सनल लॉज फॉलो करते हैं, उसमें विवाह कभी भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप के लोगों के साथ हो सकता है और कितनी भी बारी हो सकता है। सो यू कैन मैरी एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जिसे आप पॉलीगमी कहते हो। और जो मैरिज की एज लिमिट है वो कुछ है नहीं, डिफाइंड नहीं है। तो सबसे पहले ये चीज बोली गई, और ये तो इसमें सिर्फ एक धर्म को नहीं बल्कि ये तो सबके लिए अप्लाई होना चाहिए। ये दिस शुड नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन, दिस शुड बी अ कॉमन प्रोविजन फॉर एवरी सिटीजन और एवरी ह्यूमन बीइंग हु इज देयर इन उत्तराखंड। इस चीज को सेट किया गया है 21 साल 18 साल पे। सो उत्तराखंड यूसीसी ब्रिंग्स द मिनिमम एज ऑफ मैरिज टू 18 and 21 फॉर मुस्लिम वुमेन एंड मेन रिस्पेक्टिवली। महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21 साल की उम्र है। इससे यह पता चलता है कि ये जो मिनिमम एज है ये एट पार हो गई है हिंदू मैरिज एक्ट के, जो 1955 में आया था। बेसिकली द पॉइंट इज, हिंदू मैरिज एक्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिंदूज पे अप्लाई करता है, कानून है, नाम नॉमेनक्लेचर ऐसा है, लेकिन ये भारत के हर नागरिक पे अप्लाई करता है। एंड द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, सो बोथ दीज लॉज रेगुलेट द मैरिज एज वेल एज डिवोर्स लॉज इन द कंट्री। दिस इज द इंपैक्ट ऑन मुस्लिम्स। उसके बाद जो दूसरी चीज पे रोक लगाया गया है वो है बाइगमी, पॉलीगमी, निकाह हलाला, जो कि पोस्ट डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के तहत चलता है, हलाला। उसके बाद पॉलीगमी, मल्टीपल वाइफ्स, बाइगमी, 2 वाइफ्स या 2 पार्टनर्स। इन प्रैक्टिसेस पे पूरी तरीके से रोक लगाया गया है, जो कि बिल्कुल ठीक किया है। एनी पर्सन कमिटिंग दीज प्रैक्टिसेस विल बी पनिशेबल अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ। कानून अनुसार इनको ट्राई करा जाएगा कोर्ट में और इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। ये तो मुस्लिम्स पे इंपैक्ट है। उसके बाद हिंदूज पे क्या इंपैक्ट है? ये चीज सेक्युलर लॉ है और ये हर नागरिक पे अप्लाई होती है। तो जहां जहां पर्सनल लॉस की प्रॉब्लम है उन जगह ये चीजें ठीक करी गई हैं। तो हिंदूज पे जो इनहेरिटेंस ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट है और सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, उस चीज को डिफाइन किया गया है और बताया गया है कि क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। तो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सेल्फ अक्वायर्ड ये है जो आपने खुद मेहनत करके जी जोर लगा के बनाया है, दैट इज योर प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल जो आपको ऊपर से मिला है, जो आपको एंसेस्टर्स से मिला है। अर्लियर अ फादर कुड ओनली डिस्पोज हिज सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, सिर्फ उसी को डिस्पोज कर सकते थे या सेल ऑफ कर सकते थे, एंड नॉट हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ को पार्सनरी राइट्स, उसमें मल्टीपल लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन इस डिस्टिंक्शन को अबॉलिश कर दिया गया है। अब आप दोनों तरीके की प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। अंडर द न्यू यूसीसी बिल, अ फादर इज फ्री टू डिस्पोज ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, और ये चीज आपको एग्जामिनेशन में भी आ सकती है। उसके बाद शादी होने के बाद उसको एक स्पेसिफिक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में रजिस्टर कराना जरूरी है। 60 डेज का टाइम फ्रेम होगा। आप अगर रजिस्टर नहीं कराते हैं तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना जो है वो लगेगा। और डिवोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के मुकदमे के थ्रू ही आपको डिवोर्स ग्रांट हो सकता है, जो कि नॉर्मल है। आपने सुना भी होगा, जब भी डिवोर्स लेना होता है तो दोनों तरफ के वकील, रिप्रेजेंटेटिव्स कोर्ट में जाते हैं। जो वहां के जज है वो पूछते हैं कि किस तरीके से आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। एकदम से डिवोर्स नहीं होता है, वो कुछ टाइम देते हैं साथ में रहने का या रिकंसाइल करने का, उसके बाद डिवोर्स ग्रांट होता है। तो कोर्ट्स के थ्रू तो पहले भी हो रहा था, अब इसको मैंडेटरी कर दिया कि ऐसे ही होना चाहिए। सो वाइल अगर तो नो मैरिज कैन बी डिसॉल्व्ड विदाउट अ कोर्ट ऑर्डर। इन केस ऑफ वायलेशन 3 साल की जेल तक हो सकती है। दिस इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट। तो जब हम यूसीसी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, उसकी चर्चा इतनी जरूरी क्यों है? व्हाई इज यूसीसी सो सिग्निफिकेंट? मतलब ऐसा क्यों है कि इतना इंपॉर्टेंट, इतना जरूरी मैटर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज है कि यूसीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, यानी आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो गिवन है।
अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो चीज दी हुई है इसके अनुसार आपको मेक श्योर करना है कि सारे नागरिक इक्वल हैं। और दूसरी बात, आप कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट दे रहे हो तो आप कुछ अलग सा काम नहीं कर रहे हो। टू इंश्योर इक्वालिटी बिफोर द लॉ अमंग ऑल इट्स सिटीजन्स, फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ इक्वालिटी, प्रमोशन ऑफ जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी। जेंडर जस्टिस, जेंडर मेल फीमेल, उनके लिए जस्टिस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, एंड दे शुड बी ट्रीटेड एट पार। एट पार जो है फील कराना है। ऐसा नहीं हो कि एक इंसान जो है वो दो दो तीन तीन औरतों से शादी कर रहा है, तो ये जेंडर न्यूट्रल नहीं हुआ, ये जेंडर अनइक्वल हो गया। It would help in eradicating gender discriminatory practices related to marriage, divorce and various religions. तो ये चीज जो है, ये इसको क्योंकि जेंडर जस्टिस, जेंडर इनजस्टिस हो रहा है, इसको प्रमोट करने के लिए ये चीज जरूरी है। दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद जैसे ही, क्योंकि आप ये प्रोविजन अप्लाई करते हैं, इक्वालिटी होती है, सबको आप एट पार समझते हैं। जब इक्वालिटी होती है, एट पार समझते हैं, तो ऑटोमेटिकली व्हाट डज दैट लीड टू? नेशन का इंटीग्रेशन। सब लोग इकट्ठे आते हैं, सबको एकजुट फीलिंग होती है। वरना लोग पहले अपने धर्म का नाम लेंगे, फिर भारत का नाम लेंगे। अभी आप पहले एक भारतीय हो, उसके बाद धार्मिक तौर पे जो मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So the notion is affirmed of one nation, one law and reinforce the idea of unified Indian identity. एक भारत, अखंड भारत जो है, उसका आइडिया प्रपोज होता है। एकता और अखंडता का आइडिया जो है प्रपोज होता है। नेशन यूनिटी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिटी देयर विल बी इंटेग्रिटी। एंड फाइनली लीगल मैटर्स जो है वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं। वकीलों को इससे थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन लीगल मैटर्स अब उतने नहीं बढ़ेंगे, या लीगल मैटर्स एक कानून अनुसार चलेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। इट रिड्यूसेस जुडिशियल बर्डन, नंबर ऑफ केसेस जो है वो कम होंगे। तो यूसीसी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा मायने रखता है और नेशनल इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो क्या यूसीसी को लेकर पास्ट में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जहां पे यूसीसी के बारे में बात करी गई थी? have there been such instances? देखते हैं। आपने 1986 का फेमस केस, जिसको शाह बानो जजमेंट कहा जाता है, 1985 का, उसमें यह चीज जो है बताई गई थी कि यूसीसी के खिलाफ एक जजमेंट गई थी, जहां पर यह बोला गया था कि यूसीसी को आपको प्रमोट करना चाहिए। तो बेसिकली जजमेंट यूसीसी के फॉर थी, खिलाफ नहीं थी, फॉर थी। लेकिन इसके खिलाफ जो कानून बनाया गया था प्रधानमंत्री द्वारा, तब के प्रधानमंत्री द्वारा, वो यूसीसी के खिलाफ। So the Supreme Court directed the government to enact a UCC at that point of time. ये चीज UCC की तरफ एक reinforcement थी। फिर आया सरला मुद्गल केस 1995। The Supreme Court directed the government to assess the UCC, कि इसको assert करना है, UCC को assert किया गया, इसको और ज्यादा आगे बढ़ाया गया। तो शाह बानो केस, सरला मुद्गल केस, मतलब दो सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट है, जिसके तहत यूसीसी को प्रमोट किया गया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, जब हमें इतने फायदे यूसीसी के पता है, तो उसमें चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम क्या है? एक तो हो गया कि हमारी जो है संस्कृति चली आ रही है, हमारा कस्टम है, हम फॉलो करते हैं, हम वो अहम ईगो की बात नहीं हो रही है। यहां पे एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल टिप आती है, जो कि संविधान के उसी फंडामेंटल राइट ने दी है, जिस फंडामेंटल राइट के तहत हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला है। और दूसरी तरफ यूसीसी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, यूसीसी की बात करते हैं, आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 टू 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। अगर मेरा एक धर्म है, तो मेरे पास पूरी फ्रीडम है कि मैं धर्म को पीसफुल तरीके से जो है फॉलो कर सकता हूं। तो अगर आप मुझे मेरे धर्म को फॉलो करने से रोक रहे हो, तो आप आर्टिकल 25 यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ जा रहे हैं। इट प्रोवाइड्स द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम फॉर ईच रिलीजन व्हिच विल बी इंपिंज्ड बाय यूसीसी, जो कि यूसीसी द्वारा इंपिंज किया जाएगा। इट इज अ थ्रेट टू इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी, भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए खतरा है। यूसीसी कुड लीड टू अ होमोजेनाइजेशन ऑफ लॉज। अब इनका यह मानना है, या लोगों का जो पर्सनल लॉज फॉलो करते हैं, उनका यह मानना है कि सारे लॉज एक जैसे हो जाएंगे। अरे लॉ तो एक ही होता है। अगर आप क्राइम करोगे तो आपके लिए सेम ही लॉ होगा ना, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी सिटी के हो, स्टेट के हो। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, वो सब पे सेम ही होगा। तो होमोजेनाइजेशन होना चाहिए, ये पॉइंट मुझे प्लॉजिबल नहीं लगता, लेकिन इसको आर्ग्यूमेंट में यूज करा जाता है। इट कुड लीड टू होमोजेनाइजेशन, मतलब सिमिलर लॉज हो जाएंगे, विच विल बी अ थ्रेट टू इंडियाज मल्टीकल्चरल ईथोस।
क्योंकि भारत में कई सारे कल्चर्स ने मिला के एक्लेक्टिक ब्लेंड बनाया है, इसकी तरफ एक खतरा होगा अगर ये लॉज जो है इंप्लीमेंट हो गए। तो जैसे शेड्यूल ट्राइब्स के कस्टमरी लॉज हैं, ये आज भी फॉलो होते हैं, ऐसा नहीं है शेड्यूल ट्राइब्स अपने कस्टमरी लॉज फॉलो नहीं कर सकते। जो बेसिक लॉज हैं, जो या जो बेसिक जो चीजें हैं, जैसे कि इनके रिलीजन, इनका जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का तरीका है या जो भी है जो फॉलो करते हैं, वो सब इनको फॉलो करना अलाउड है। अब एक वर्ग को यह लगता है कि हिंदुआइज्ड कोड इसको जो है इंपोज किया जा रहा है टू फॉलो हिंदू प्रैक्टिसेस इन मैटर्स ऑफ मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस, ये चीज पुश करी जा रही है। तो ये एक तरीके से एंटी सेक्युलर माना जाता है। आप खुद सोच के बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए क्या ऐसा है। और चौथी बात है, सेक्युलर लॉज हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं। सेक्युलर मतलब जो सारे धर्म के लोगों को एक्सेप्टेबल हो, या हर धर्म के लोगों के लिए अपने लॉज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सेक्युलर लॉज आर एग्जिस्टिंग इन सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी व्हिच प्रोवाइड्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ केस ऑफ डिवोर्स। अब पॉइंट ये है कि लॉ तो एग्जिस्ट करता है, क्या ये लॉ इन्फोर्स होता है, क्या ये लॉ आगे बढ़ाया जाता है? दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी सीन। तो क्या तरीका है आगे बढ़ने का? इसमें 21st लॉ कमीशन के कुछ शब्द यहां पर हमने डाले हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी है, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, बट उसको अपॉइंट करा जाता है उनकी स्टडी और रिकमेंडेशंस के लिए कि लीगल ज्यूरिसडिक्शन में क्या क्या करना चाहिए। सो लॉ कमीशन हैज रिकमेंडेड पीसमील अप्रोच बिफोर रिमूविंग द जेंडर डिस्पैरिटीज। जेंडर डिस्पैरिटीज कौन कौन से मैटर पे? मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ पर्सनल लॉज, इन सारी चीजों पे। इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर्स, एकेडेमिया, इन सबको इन्वॉल्व किया जाएगा यहां पे जेंडर डिस्पैरिटीज रिमूव करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडरशिप, दे मस्ट बी अंडरटेकन बिफोर इनैक्टिंग द यूसीसी। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही यूसीसी को इनैक्ट करना है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि क्या यूसीसी नेशन वाइड, होल नेशन वाइड इंप्लीमेंट होना चाहिए या नहीं, और अगर होना चाहिए तो किस तरीके से होना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। और अब मैं आपको इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और उसी के साथ साथ घंटी वाला बटन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस कर पाए, और साथ में लाइक भी कर दो। एल्गोरिथम में हमें हेल्प मिलती है बेटर रैंकिंग के लिए। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले सवाल पे आते हैं। पर्पस ऑफ यूसीसी इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेशनल सिक्योरिटी, कल्चरल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी, वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज, इन चारों में से किस चीज के लिए आर्टिकल 44 को इंप्लीमेंट किया जाता है? क्या नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, क्या कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए है, क्या यूनिटी के लिए है, क्या वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज के लिए है? अब आप सोच के देखिए कि इसमें सबसे ज्यादा इंक्लूसिव ऑप्शन जो है वो क्या है? दैट इज नेशनल यूनिटी, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था। जितनी ज्यादा एकता, अखंडता होगी उतनी ही ज्यादा इंटेग्रिटी होगी, और आप इक्वालिटी पे फोकस कर रहे हो क्योंकि आप सबको यूनिफॉर्म मान रहे हो। हेंस नेशनल यूनिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा सवाल, हु कैन इंट्रोड्यूस अ बिल इन द पार्लियामेंट टू इंप्लीमेंट अ यूसीसी इन द कंट्री? पार्लियामेंट में बिल कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? अब देखिए, ये सवाल जो है ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। ये अभी आपको कंफ्यूज करने के लिए यूसीसी बिल करके दिया हुआ है। नॉर्मली तो बिल प्रेजेंट ही होता है ना पार्लियामेंट में, कौन कर सकता है वो? मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा एमपी, लोकसभा एमपी, यूनियन मिनिस्टर, ऑल ऑफ द अबव। क्या कोई भी कर सकता है यूसीसी का बिल? जो प्राइवेट मेंबर करते हैं उन्हें प्राइवेट मेंबर्स बिल बोला जाता है। वो लोकसभा राज्यसभा दोनों के हो सकते हैं, जनरली ऑपोजिशन के होते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो बेसिकली एनीवन कैन प्रपोज अ बिल इन द पार्लियामेंट, कोई भी प्रपोज कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें जो है आपको सिर्फ यूसीसी बिल बोल के कंफ्यूज कर दिया, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा सवाल है, वेयर इज यूसीसी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में कौन से पार्ट में यूसीसी मेंशन्ड है? अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हो गए हैं पीटी में, आपको पता होना चाहिए इनके सॉल्यूशंस क्या है। पार्ट 3 फोकस करता है फंडामेंटल राइट्स पे, पार्ट 4 फोकस करता है डीपीएसपी पे, उसी तरीके से 4A जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया था, फोकस करता है फंडामेंटल ड्यूटीज पे। तो यहां पे पार्ट 4 है जो कि डीपीएसपी पे फोकस करता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। और आखिरी क्वेश्चन है, आप देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट्स हैव फ्रीक्वेंटली स्टेटेड इन their judgments that the government should move toward a UCC in order to promote uniformity. Which judgment is well known case for UCC? अभी आपको बताए हैं
यूसीसी के जजमेंट से इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। लैंडमार्क केस 11 जजेस की बेंच में जो बैठा था, केशवानंद भारती केस, ये नहीं है, इसमें और सवाल उठाए गए थे। सरला मुदगल केस यस, इंदिरा सानी केस इज अबाउट रिजर्वेशन कैपिंग, और गिडियन केस। सो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन, सरला मुदगल केस। तो आपने देखा यहां पे हमने यूसीसी को एंड टू एंड समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।